अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ वकार शिराजी और मेरे साथ मौजूद है नबील शहजाद। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का नाम है हाउ डिड पाकिस्तान बिकम न्यूक्लियर पावर। बेसिकली एक पर्सन है, चैनल का नाम है उनके माय चैनल वीडियो, और उन्होंने कंप्लीट हिस्ट्री बयान की हुई है। मैंने पूरी नहीं सुनी, अभी सुनेंगे और उसके बाद रिएक्शन भी देंगे कि पाकिस्तान कैसे एटॉमिक पावर बना। अगर हम इसका जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत कम है कि आज हम एटॉमिक पावर हैं। वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे और शुक्र भी अल्लाह का अदा करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दुनिया में सिर्फ 9 ही ऐसे मुल्क हैं जिनके पास जौहरी हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान उनमें से एक है। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर पावर बना, इस पे किसने काम किया और क्यों हमने 6 डेटोनेशंस ही की। दिस इज गौहर रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। पाकिस्तान के जौहरी हथियार की बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी तकरीबन 1972 में, जब वो वजीर आजम थे, जिन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC बनाई और जिसको हिदायत थी कि 4 सालों में बॉम्ब रेडी किया जाए। उस वक्त इस कमेटी को मुनीर अहमद खान हेड कर रहे थे। मुनीर अहमद खान टाइम पर इसको पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनको फिसाइल मटेरियल बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिसाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन को सस्टेन करता है। तो भुट्टो ने 1974 में अब्दुल कदीर खान को यूरोप से बुलाया। फिसाइल मटेरियल के बगैर न्यूक्लियर बॉम्ब इम्पॉसिबल था। इसके लिए कहूटा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें AGN काजी, गुलाम इसाक खान, आगा शाही मौजूद थे, जो डायरेक्टली भुट्टो को रिपोर्ट करते थे। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाया या क्यों बनाना चाहा? आई गिव यू पॉसिबल रीजंस। रीजन नंबर 1, 1965 में जब भुट्टो ने वियना विजिट किया तो वहां उनकी मुलाकात मुनीर अहमद खान से हुई, जिन्होंने भुट्टो को बताया कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और उन्होंने उसके स्टेटस का भी भुट्टो को बताया। मुनीर अहमद खान ने फिजिबिलिटी बनाई $150 मिलियन की कि इतने पैसों में न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। भुट्टो ने इसको सदर अयूब खान से 1965 में डिस्कस किया, लेकिन अयूब खान ने ये प्रपोजल ठुकरा दिया और कहा कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं। रीजन नंबर 2, 1971 की जंग, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। मुल्तान में भुट्टो ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें अब्दुल सलाम ने थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप को लीड किया, जो मुनीर अहमद खान को रिपोर्ट करती थी। इसकी वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ। रीजन नंबर 3, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम 1967 में शुरू हुआ। पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया की मैसिव मिलिट्री के आगे वीक था। पाकिस्तान के वेपन भी कन्वेंशनल थे और अचानक इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए भुट्टो को खतरा लग रहा था। और फिर इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। पाकिस्तान ने पहले कोशिश की कि साउथ एशिया में न्यूक्लियर आर्म्स रेस ना हो और इस रीजन को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन रखें, लेकिन इंडिया ने सारी ऑफर्स रिजेक्ट कर दी। इसलिए भुट्टो चाहता था कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर रियासत बने। उन्होंने 1965 में कहा, अगर इंडिया बॉम्ब बना लेता है तो हम घास और पत्ते हजारों सालों तक खा लेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन बॉम्ब जरूर बनाएंगे। क्रिश्चियंस के पास बॉम्ब है, यहूदियों के पास बॉम्ब है, और अब हिंदू भी बॉम्ब बनाएंगे तो मुसलमान क्यों नहीं। 1969 में यूके ने न्यूक्लियर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट सप्लाई करने की हामी भरी। हमें चाहिए था यूरेनियम और पता लगा कि वतन की मिट्टी में ही यूरेनियम मौजूद है। डेरा गाजी खान में यूरेनियम के डिपॉजिट्स मिले और 1970 में इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरू हुई। 1971 में पाकिस्तान को हार हुई इंडिया से और बांग्लादेश अलग हो गया। उस वक्त ना अमेरिका ने खास हेल्प करी और ना चाइना ने। भुट्टो का अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान तो ऐसे आइसोलेट हो जाएगा और अगर किसी को कुछ करना है तो वो हमें ही करना है। इसके साथ साथ इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले से ही भुट्टो की रातों की नींदें हराम कर चुका था। फन फैक्ट्स, क्या आपको पता है कि दुनिया के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वालों में एक पाकिस्तानी भी था, रजीउद्दीन सिद्दीकी, जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया था, जो कि अमेरिका के लिए था। भुट्टो ने 1972 में कहा, रजीउद्दीन सिद्दीकी ने जो काम अमेरिका के लिए किया मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, वो हम पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी कर सकते हैं अपने लिए। एक और शख्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया, वो है अब्दुल सलाम, वाहिद पाकिस्तान के साइंटिस्ट जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया। आई ट्राई टू डू अ वीडियो फॉर हिम। उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप बनाने में अहम किरदार अदा किया। अब्दुल सलाम ने फास्ट न्यूट्रॉन कैलकुलेशन, रिलेटिविटी एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्रोडायनामिक्स
एंड क्वांटम मैकेनिक्स में काम किया। TPG में ये उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बनाने में बेहतर हुआ। और फिर 1974 में अब्दुल कदीर खान ने प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिन्होंने हाईली इनरिच यूरेनियम के फिसाइल मटेरियल बनाने में हेल्प की। उन्होंने यूरेनियम इनरिचमेंट को एडवांस किया, जिसमें नेदरलैंड से भी सुपरविजन ली गई। 1983 में पहली बार सब क्रिटिकल टेस्टिंग की गई एक वर्किंग न्यूक्लियर डिवाइस की, और शायद आपको हैरानी हो कि वो वर्किंग न्यूक्लियर डिवाइस के साथ 24 कोल्ड टेस्ट किए गए। कोल्ड टेस्ट से मुराद लें कि बॉम्ब में एक्सप्लोसिव और न्यूक्लियर मटेरियल था, लेकिन यील्ड नहीं थी। 1987 में पाकिस्तान ने फिर ऐसे बॉम्ब पे काम करना शुरू किया जो कि टैक्टिकल थे, यानी जिनको एयरफोर्स फाइटर्स एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते थे। इस पूरे प्रोग्राम में सबसे मुश्किल काम यूरेनियम की एनरिचमेंट थी, जिसको सिर्फ नॉर्मल से इंडस्ट्रियल लेवल से मिलिट्री ग्रेड तक के लेवल तक ले जाना था। अब्दुल कदीर खान ने गैस सेंट्रीफ्यूज पे काम किया, जबकि पूरी दुनिया में ऐसे काम नहीं होता था। एक साइंसदान ने तो ये भी लिखा कि आज तक किसी ने भी गैस सेंट्रीफ्यूज मेथड से वेपन ग्रेड मटेरियल नहीं बनाया, ये कभी काम नहीं कर पाएगा। अब्दुल कदीर खान सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल कदीर खान ने अपनी रिसर्च जारी रखी और बहुत ही कम वक्त में वो कर दिखाया जो कि सबको इम्पॉसिबल लग रहा था, जिसकी वजह से उनकी खिदमात को पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और मिलिट्री सराहती है और उनको फादर ऑफ यूरेनियम कहा गया। 1998 अप्रैल में खुशाब रिएक्टर कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ, जिसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान ने अपने बलबूते पे अपना ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर बना डाला है, जिसको पाकिस्तानी साइंटिस्ट और इंजीनियर ने बनाया। और फिर हुए 5 धमाके जो कि इंडिया ने किए। मई 1998 में इंडिया ने 5 धमाके करके अपना दूसरा बॉम्ब टेस्ट किया, जिससे टेंशन और प्रेशर दोनों बढ़ गए। एंड जिसके जवाब में उसी महीने यानी 28 मई 1998 को 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस टेस्ट की गई, जिनका नाम चागी 1, चागी 2, चागी 3, चागी 4 एंड 5 था। और फिर 30 मई को एक और न्यूक्लियर टेस्ट किया गया चागी 2 का, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। 1999 में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंतहाई सेफ हाथों में है, जिसको लीक करना या चोरी करना नामुमकिन है। AQ खान ने भी हमेशा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सिक्योरिटी को सराहा है। 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब तकरीबन 70 से लेकर 80 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो की मोस्टली इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिसोर्सेज पे बेस करती है, तो इसमें चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि न्यूक्लियर वेपन का मास्टरमाइंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे हैं। इस प्रोग्राम में बहुत ही बड़ी टीम ने काम किया, जिनके नामों की लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन सर फहरिस्त मुनीर अहमद खान, अब्दुल सलाम एंड अब्दुल कदीर खान है। होप यू लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू नो देयर रिएक्शन। इसके साथ साथ मेरी ये रिकमेंडेड वीडियो भी देखें, जिसके अंदर मैंने आइंस्टाइन के बारे में डिस्कस किया है। ओके गाइस, वीडियो हमने देख ली है और अभी स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। पहली बात मैं कर देता हूँ, जो आज तक बड़ी कुछ लोग इसके बारे में कुछ और बोलते रहे हैं, कुछ और बोलते रहे हैं, जो कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट किया था नवाज़ शरीफ ने। नवाज़ शरीफ की ये बोला जाता है कि नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया था। तो अगर देखा जाए तो सारी बात गलत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने ये मैन काम किया था, और उसके बाद तो अफ़गान जंग स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से इसको एक्सप्लोर नहीं कर सके थे और एक्सपेरिमेंट नहीं कर सके थे, अपने धमाके नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से डिले होते 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 नवाज़ शरीफ की हुकूमत तक पहुंचाया था। वहाँ तक पहुंचने के बाद अब ज़ाहिर सी बात, उस टाइम जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, अब उसी ने ये काम करना था। तो और मैंने सुना ये था कि नवाज़ शरीफ इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था, तब इसने किया था। इसको इंटरनेशनल वो जो बाहर के ममालिक से ना काफ़ी प्रेशर था कि नहीं, तुमने बम ब्लास्ट नहीं करना, क्योंकि अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे काफ़ी कड़ी नज़र रख के बैठा हुआ था कि ये एटॉमिक पावर ना बने। लेकिन इंडिया भी ब्लास्ट जब कर चुका तब हम इसको अमेरिका को पता चला, और जब पाकिस्तान ब्लास्ट कर चुका तब जाके अमेरिका को पता चला। दोनों ने बड़ी रज़दारी से अपनी ये ब्लास्ट कर ली थी। ऐसे ही है नबील? ऐसे ही। और जो मैंने एक मरतबा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो इंटरव्यू सुना था, उसमें उसने कहा था कि हम 1983 में ही तैयार थे कि अपना तजर्बा कर रहे हैं,
लेकिन ये कि 16 साल गुजर गए, 16 साल किस वजह से गुजरे, कुछ उसमें पॉलिटिकल इशू होंगे, वो अफ़गानिस्तान की जो कोई भी जंग थे, स्टार्ट हो गई थी, वो कह रहे थे खत्ते तो में अब ऑलरेडी जंग स्टार्ट है, तो हम इस किस्म का तो काम नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज़ को डिले किए रखा। वैसे तो वो कहते हैं 1983 में ये तैयार थे। मुकम्मल बाकी तौर ये पे कि था। कोई भी कौमी जो काम होता है ना, जैसे एटॉमिक है, एटॉमिक बम है, ये चीज़ें तैयार होती हैं तो इसमें दिहाइयाँ लगती हैं और उसमें कहीं अदवार गुजरते हैं और कहीं हुकूमतें गुजरती हैं। तो अगर इसमें जिसने इनिशिएट लिया था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उनकी बाकायदा आज भी अल्फाज ये यूट्यूब पे आप सर्च कर लें, उन्होंने कहा था कि हम पत्थर खा मतलब पत्थर पेट पत्ते में बांध लेंगे, पत्ते पत्ते खा खा लेंगे, लेंगे हज़ारों साल लेकिन तक। हम एटम बम ज़रूर बनाएंगे। तो वो जोश वलवला एक आवाम को ने भी साथ दिया और बड़ी इसमें जोश था। तो उस बंदे ने इनिशिएट लिया और डॉक्टर अब्दुल सलाम, मुनीर गाज़ी और अब्दुल कदीर ख़ान साहब को बाहर से बुलाया गया, तो इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया गया। तो काफ़ी मेहनत हुई है। ऐसे ही है बिल्कुल। अगर हम इन लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि आज इनकी वजह से जब किसी भी मुस्लिम कंट्री में मुश्किल वक्त आता है तो वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। हमारा जो सेंटर ऑफ इस्लामिक जो बनता है वो सऊदीया बन रहा है बेसिकली, लेकिन सऊदीया के ऊपर भी जब मुश्किल वक्त आता है, क्योंकि वो हमारा मरकज़ है, खाना काबा उधर है, हम अपनी इबादत उधर करते हैं, लेकिन जब सऊदीया पर भी मुश्किल वक्त आता है वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। क्यों? कि सारी मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसके पास एटॉमिक पावर है, और इसी एटॉमिक पावर की वजह से आज चाइना भी हमारे साथ है। जो लिटरली बात की जाए, वो पाक चाइना दोस्ती ठीक है बोला जाता है, लेकिन हर चीज़ मफाद को देख के हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाता है। तो चाइना आज पाकिस्तान के साथ है। अगर सुपर पावर ना होता, जिस तरह बांग्लादेश पहले हमसे अलग हो गए, उस टाइम वीडियो के अंदर भी उसने डिस्कस किया पर्सन ने कि न चाइना बोला है न अमेरिका बोला है। हाँ बिल्कुल। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो हमारे भुट्टो साहब थे उनको अंदर से शदीद तनाव हुआ होगा कि पड़ोसी ममालिक है हमसे एक पूरे का पूरा एक उन्होंने ये समझ लें पूरा कंट्री अलग कर लिया। काफ़ी बड़ी वो रकबा था जो बांग्लादेश इस टाइम बना हुआ है, सारे का सारा अलग हो गया। ना चाइना बोला, ना अमेरिका बोला, ना यूनाइटेड नेशन बोली, लेकिन वो हो गया। अब अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी बाहर की फोर्सेस पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करती हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो बलूचिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, कुछ कराची और कुछ साहिल समंदर और इन इलाकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एटॉमिक पावर होने की वजह से कोई खुल के सामने कोई भी नहीं आ पा रहा। वो इंटरनल उन्होंने कुछ बलूचिस्तान में कोई इनके राग के एजेंट्स भी मौजूद थे जो इसमें काम, कलभूषण वो जो उनके पकड़ा गया, तो वो भी इसी की एक कड़ी थी। तो खैर, इस एटॉमिक पावर की वजह से आज हम पूरी दुनिया के सामने नज़रें मिलाने के काबिल हुए हैं। सलूट करते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को, जिनकी वजह से हमें ये मिला, और जितने भी ये लोग थे जिन्होंने इसको एटॉमिक बम बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया है। मैं एक स्टोरी सुन रहा था, बल्कि पढ़ रहा था कि ये जब एटॉमिक बम बना रहे थे, इनके पास एक फ़ैन होता है, बड़ी इन्होंने हाई स्पीड पे चलाना होता है। इनका मसला ये आ रहा था कि ये फ़ैन को जब हाई स्पीड पे चलाते थे, इनका फ़ैन टूट जाता था, सेंट्रीफ्यूज, वो कुछ इसी टाइप की। लेकिन मैंने उर्दू में एक स्टोरी पढ़ी थी, न्यूज़पेपर में आई हुई थी, वो बेसिकली थी लोहार की स्टोरी थी वो। तो वो सीन ऐसे हुआ था कि वो जैसे ही फ़ैन को स्पीड में चलाते थे, आरपीएम उनका ज़्यादा इंक्रीज़ करते थे, कोई 1500 या पता नहीं 1800 कोई लिमिट थी उनकी, तो वो उस पर जाके ब्रेक हो जाता, टूट जाता था। अब ये सर पकड़ के बैठे हुए थे जी कि हम इसको किस तरीके से करें कि हमारा जो फ़ैन है वो हाई स्पीड पे चल सके। तो वहाँ पर वो एक लोकल से लोहार था, वहाँ का मशहूर लोहार था। ये एटॉमिक की पूरी टीम है, उनके पास गई थी, उन्होंने बोला था कि चाचा हमें ये चीज़ बनानी है। तो चाचा ने बोला पहले ऐसा करो, मुझे वहाँ पर, मैं तुम लोगों की वो टेक्निक से वाकिफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर लेके जाओ, मैं देखूँ कि तुम लोग बना किस तरीके से रहो। तो जब वो ले के गए तो उन्होंने लोहा पिघला के डाला और ऊपर से दोबारा डाला। उसने कहा यहाँ पर गलती है, लोहा जो पिघला हुआ है एक बार डालो, जब एक बार डालते हो ऊपर से दूसरी बार डालते हो, नीचे वाला ठंडा हो जाता है, ऊपर वाला गर्म रह जाता है, आपस में जुड़ते नहीं हैं। हाँ। उसके बाद उस लोहार ने हेल्प की थी, और वो जब फ़ैन बना था तो वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1800 की लिमिट थी तो वो 3000 पे जाके चला था, और अभी तक वो कहते हैं उसके बाद चलता रहे, उसको कोई मसला नहीं आया। तो ऐसे छोटे छोटे बड़े लोगों ने अपना किरदार अदा किया था एटॉमिक बम बनाने में। बाहर से कुछ बहुत ज़्यादा गुमनाम हीरोज़ हैं, बाहर से बिल्कुल चीज़ें बहुत ऐसे ही है। सारे एजेंट्स थे कि मारे गए, कुछ इलीगल तौर पे चीज़ें हमने मंगवाई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अमेरिका तो कभी भी नहीं चाहता था कि वो एटॉमिक पावर है तो कोई और एटॉमिक पावर बन जाए। तो वो जो चीज़ें जो आई थी फिर इलीगल ही हमें लानी पड़ी।
जिस तरीके से भी आई पाकिस्तान में पूरी पहुंची, दुनिया में जासूस किए थे कहीं ना कहीं, जहाँ से छोटे छोटा पुर्जा मिला। ऐसे ही है, पूरी दुनिया से पुर्जे जमा किए थे, फार्मूलाज और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ये एटॉमिक पावर हम बने हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इन लोगों की वजह से आज मैं, आप, नबील पूरी दुनिया के सामने फ़ख्र के साथ खड़े हो सकते हैं कि हम एटॉमिक महफूज पावर मुल्क हैं। हम महफूज मुल्क हैं। अब कम से कम लोग कहते हैं अमन कायम हो, ये एटॉमिक पावर आप अपने आप को ख़त्म कर दें, और अमेरिका अक्सर कहता रहता है कि आर्म्स जो हैं आप डिस्ट्रॉय कर दें और इस खत्े में अमन आ जाएगा। तो अमन तब ही आता है जब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बराबर हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के पास एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक पावर है, अब दोनों ये बराबरी पर हैं, अमन कायम है। अगर यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान के पास होता, इंडिया के पास नहीं होता, या सिर्फ इंडिया के पास होता, पाकिस्तान के पास ना होता, अमन कभी भी इस खत्े में कायम नहीं होना था। तो अमन कायम इसी वजह से कि दोनों एटॉमिक पावर हैं। तो होप सो गाइस आपको रिएक्शन पसंद आया होगा। इसके बाद मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।